Let's continue with the next question of labor. Question number 13 देखेंगे. Question 13. From the following information, you are required to calculate the bonus and earning under immersion efficiency system. The relevant information is as under. इमर्शन एफिशिएंसी सिस्टम की बात कर रहा है. या बताइए इमर्शन एफिशिएंसी सिस्टम में पेमेंट कैसे होता है? टाइम बेसिस पे, और टाइम बेसिस पे ही बोनस देने का भी वहां पे एक क्राइटेरिया है. वो क्राइटेरिया किस तरीके से है कि अगर एफिशिएंसी 66.67% तक है तो टाइम रेट दे दीजिए. अगर 66.67% से लेके एफिशिएंसी 100% तक है तो बोनस रेंज करेगा फ्रॉम 0.01% टू 20%. और इन केस एफिशिएंसी इज मोर देन 100% तो 120% तो मिल ही रहा है, मतलब 100% वेजेस हो गई. फिर 20% बोनस और 1% एडिशनल बोनस फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन एफिशिएंसी बियॉन्ड 100%. स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स 8 आवर्स अ डे. स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर इन यूनिट 5. देखिए 8 घंटे वर्किंग आवर्स है और स्टैंडर्ड आउटपुट 1 घंटे का 5 यूनिट है, तो दिन भर का स्टैंडर्ड आउटपुट कितना हो गया? 40 यूनिट. डेली वेज रेट, ध्यान दीजिएगा, डेली वेज रेट 50 रुपए बोल रहा है, ये आवरली रेट नहीं है, ये दिन भर की वेजेस हो चुकी है. आप हमेशा टाइम रेट निकालने के लिए क्या करते थे? टाइम इंटू वेज रेट मल्टीप्लाई करते थे. अब यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा 8 घंटे से, ये ऑलरेडी टाइम इंटू वेज रेट अप्लाई करके 50 रुपए दिया हुआ है. दिस इज डेली वेज रेट. तो एक दिन का 50 रुपए की पेमेंट दिया हुआ है, तो जहां पे बोनस देना होगा वहां पे इस पे बोनस ऐड करेंगे और नहीं तो 50 रुपए की पेमेंट हो जाएगी. एक्चुअल आउटपुट इन यूनिट्स इन अ डे, वर्कर ए 25 यूनिट, वर्कर बी 40 यूनिट, वर्कर सी 45 यूनिट. चलिए हम लोग देख लेते हैं, सभी की एफिशिएंसी देखेंगे और अकॉर्डिंगली किसको बोनस मिलना चाहिए और कितना मिलना चाहिए ये भी देख लेंगे. स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर, स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर इज 5. तो स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे कितना हो जाएगा? एक दिन में 8 घंटे, 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 40. अब तीनों वर्कर के लिए कॉलमनर फॉर्म में कंप्यूटेशन कर लेते हैं. पर्टिकुलर ए, बी और सी वर्कर. एक्चुअल आउटपुट इस 25 यूनिट, 40 यूनिट और 45 यूनिट. स्टैंडर्ड आउटपुट 40, 40 और 40. एफिशिएंसी परसेंटेज 62.5, 62.5%, 100%. बोनस परसेंटेज तब क्या होगा? 62.5% एफिशिएंसी पे बोनस मिलता है क्या? नहीं मिलता. 100% एफिशिएंसी पे बोनस 20%. और अगर 100% से ज्यादा एफिशिएंसी होती है तो 100% के ऊपर जितनी एफिशिएंसी होती है हर 1% के लिए 1% बोनस अलग से. तो 120% के बाद 12.5% और, तो 20% बोनस तो मिलेगा ही, 12.5% और मिला के कितना हो गया? 32.5% बोनस. टाइम वेज सबको 50-50 रुपए तो मिलता ही है. अब इनका बोनस कितना है वो भी देख लीजिए. बोनस यहां नहीं है. 50 का 20% बोनस 10 रुपया और 50 का 32.5% 16.25%, 16.25 बोनस. टोटल वेज 50, 60,
66.25। ठीक है। ये क्वेश्चन 14 देखिएगा। क्वेश्चन 14 देख रहे हैं। कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अंडर बिडॉक सिस्टम। बिडॉक सिस्टम के तहत निकालना है आपको। क्या था बिडॉक सिस्टम? यही तो था, हेल्से का 75% वाला प्लान। हालांकि इनके कहने का तरीका अलग है। ये कहते कैसे हैं? एक्चुअल आवर्स इनटू आर्ली रेट प्लस 75/100 इंटू आवर सेव्ड इंटू आर्ली रेट। तो बिल्कुल वही कैलकुलेशन करनी है जो हेल्से में करनी है। दिस इज इनफैक्ट 75% हेल्से प्लान ओनली। चलिए देखिए, स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ प्रोडक्ट ए। स्टैंडर्ड टाइम प्रोडक्ट ए का कितना है? 30 सेकंड प्लस रिलैक्सेशन अलाउंस ऑफ 50%। कंपनी कहती है प्रोडक्ट ए बनाने में आपको 30 सेकंड लगना चाहिए, लेकिन 50% का रिलैक्सेशन टाइम भी देंगे। मतलब एक यूनिट बनाने का कितना समय दे रही है कंपनी? 45 सेकंड। ठीक है, तो इस पूरी बात का मतलब सिर्फ इतना है कि ए बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कंपनी देने को तैयार होती है 45 सेकंड। 30 सेकंड कहती है लगना चाहिए, कहती है चलो 50% का रिलैक्सेशन भी देते हैं, 45 सेकंड कुल मिला के लगनी चाहिए। देखिए ये सब बात करने का तरीका होता है लेबर से। अगर लेबर से हम डायरेक्ट ऐसे कहते हैं कि देखिए आपको 45 सेकंड का समय लगना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद अगर लेबर 46 सेकंड लगा देते हैं तो उसको लगता है बस बताओ एक आध सेकंड ज्यादा कर दिए तो कितना बड़ा पहाड़ टूट गया कंपनी के ऊपर। लेकिन कंपनी जब उसी बात को इस तरीके से कहती है 30 सेकंड लगना चाहिए, 50% तुमको रिलैक्सेशन दे देते हैं, मतलब 45 सेकंड। अब उसके बाद भी जब 1 सेकंड ज्यादा लेबर से लग जाता है तो वो खुद उसको लगता है कि नहीं मेरी वजह से गलती हुई है। ठीक है, तो ये सबसे बात करने के तरीके होते हैं। लेबर को कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता है? कंपनी का ऑब्जेक्ट यही है कि हमें एक लेबर को एक यूनिट बनाने के लिए कितना समय देना है? 45 सेकंड। स्टैंडर्ड टाइम प्रोडक्ट ए का 45 सेकंड लिख लीजिए। 14 स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए 45 सेकंड। उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। देखो जरा, स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ प्रोडक्ट बी 20 सेकंड प्लस रिलैक्सेशन अलाउंस ऑफ 50%। यानी कंपनी कितना समय देने को तैयार है? 30 सेकंड का। ये तो सिर्फ बात करने का लेबर से अंदाज होता है ताकि लेबर को सेटिस्फाइड फील करे। अगर कंपनी डायरेक्ट कहती 30 सेकंड बनाने का समय लगता है तो एक आध दो सेकंड अगर लेबर से अधिक लग जाते तो लेबर अपनी फॉल्ट महसूस नहीं करता, सोचता कि बस एक आध दो सेकंड ही तो ज्यादा लग गए, कंपनी के ऊपर कौन सा इससे बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन अब अगर कंपनी ऐसे कहती है 20 ही सेकंड तो लगने चाहिए थी, 10 सेकंड तो हम तुमको रिलैक्सेशन टाइम तक देते हैं, अब उसके बाद भी ज्यादा लगा दे रहे हो, तो लेबर खुद ही फील करता है कि नहीं आई एम एट फॉल्ट। ड्यूरिंग 8 आवर्स डे फॉर, 8 घंटे के एक दिन में क्या हुआ, तो एक्चुअल टाइम टेकिंग कितना है? यही 8 घंटा। ठीक है, 8 घंटे के एक दिन में क्या हुआ आपको बता रहा है, तो जो भी प्रोडक्शन बता रहा है दैट इज फॉर एक्चुअल आवर्स। तो एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 8 आवर्स। एक्चुअल आउटपुट क्या है? एक्चुअल आउटपुट प्रोडक्ट ए का 500 यूनिट, एक्चुअल आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट ए 500 यूनिट और प्रोडक्ट बी है 300 यूनिट। 500 यूनिट ए बनाई गई, 300 यूनिट बी बनाई गई। 500 यूनिट ए और 300 यूनिट बी बनाने में स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए? स्टैंडर्ड टाइम 500 यूनिट ए बनाया गया है और एक यूनिट बनाने में कितना सेकंड लगता है? 45 सेकंड। तो कितना समय लगना चाहिए 500 यूनिट बनाने में? 500 इंटू 45 सेकेंड। ठीक है, लेकिन इसको आवर में बनाइए तो क्या करें? डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60। अब ये क्या बन जाएगा? आवर बन जाएगा। एक बार डिवाइड किया 60 से तो मिनट बन गया, दूसरी बार डिवाइड किया 60 से तो घंटे बन गए। 300 यूनिट बी के बनाने हैं, 300 इंटू 30 सेकेंड और डिवाइडेड बाई क्या करें? 60 इंटू 60 कर दीजिए, तो ये भी आवर बन गए। कितना हो गया?
6.25 आ रहा है। अच्छा सब जोड़, अच्छा ये इतना है और ये 2.5 आवर्स, 8.75 आवर्स। आवर्स सेव्ड कितना, 8.75 आवर्स माइनस 8 आवर्स इज इक्वल टू 0.75 आवर्स। अंडर बेडॉक्स सिस्टम वेज कितनी होती है, बेडॉक्स सिस्टम में वेज कितनी बोलो, आवर्स, एक्चुअल आवर्स इनटू आवर्ली रेट, एक्चुअल आवर्स इनटू आवर्ली रेट प्लस 75/100 इनटू hours saved into hourly rate. Actual hours is 8 into hourly rate. Hourly rate देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, 10 रुपया घंटा प्लस 75/100 into hours saved is 0.75 into hourly rate 10. $85.625 का मतलब 63 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन 15 है, द एग्जिस्टिंग इंसेंटिव सिस्टम ऑफ अल्फा लिमिटेड इज एज अंडर। द एग्जिस्टिंग इंसेंटिव सिस्टम ऑफ अल्फा लिमिटेड इज एज अंडर। नॉर्मल वर्किंग वीक 5 days of 8 hours each प्लस 3 लेट शिफ्ट ऑफ 3 hours each। एक हफ्ते में नॉर्मली कितना काम होता है वो बता रहा है। कहता है कि 5 दिन काम होते हैं 8-8 घंटे के और 3 लेट शिफ्ट होती हैं 3-3 घंटे की। तो कितने घंटे हो गए, एक हफ्ते में 40 घंटे नॉर्मल और 3 लेट शिफ्ट मिला के 49 घंटे हो गए टोटल। रेट ऑफ पेमेंट कैसे किया जाता है, डे वर्क 160 रुपए पर आवर और लेट शिफ्ट का 225 रुपए पर आवर। यानी फिलहाल जो पेमेंट होती है वो 40 घंटे की 160 रुपए के रेट से होती है और 9 घंटे की पेमेंट होती है 225 रुपए के रेट से। एवरेज आउटपुट पर ऑपरेटर फॉर 49 आवर्स वीक दैट इज इंक्लूडिंग 3 लेट शिफ्ट 120 आर्टिकल्स। एक ऑपरेटर 49 घंटे के एक हफ्ते में मतलब लेट शिफ्ट वगैरह करने के बाद 120 आर्टिकल बनाता है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट एंड एलिमिनेट ओवर टाइम, कंपनी ने प्लान किया है कि वो अपने आउटपुट को इंक्रीज कर पाए और एलिमिनेट ओवर टाइम, और ओवर टाइम को भी खत्म कर दे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेज इंसेंटिव प्लान लाना पड़ेगा ताकि वर्कर ज्यादा बनाए और जल्दी भी बनाए। कंपनी चाहती है कि ओवर टाइम भी खत्म हो जाए, मतलब काम कितने घंटों में हो जाए, 40 घंटों में ही। और साथ ही साथ ये भी चाहती है कि 40 घंटे में जो प्रोडक्शन अभी हो रही, 49 घंटे में जो प्रोडक्शन हो रही है 120 यूनिट की, वो चाहती है कि ओवर टाइम तो एलिमिनेट कर दें 9 घंटे और 40 घंटा कर दें और प्रोडक्शन भी 120 यूनिट से बढ़ा दें। इट वॉज डिसाइडेड टू स्विच ऑन टू अ सिस्टम ऑफ पेमेंट बाई रिजल्ट।
कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम पेमेंट बाय रिजल्ट करेंगे। पेमेंट बाय रिजल्ट का मतलब होता है इंसेंटिव प्लान, जो जितना प्रोड्यूस करेगा उसको उतनी पेमेंट मिलेगी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड, क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड है? टाइम रेट एज यूजुअल 160 रुपए पर आवर। इस इंसेंटिव प्लान में भी टाइम रेट जो लगेगा वो 160 रुपए पर आवर का होगा। उसके बाद बेसिक टाइम अलाउड फॉर 15 आर्टिकल्स इज 5 आवर्स। कहता है बेसिक टाइम अलाउड फॉर 15 आर्टिकल्स होंगे 5 घंटे। पीस वर्क रेट एट 20% टू बेसिक पीस रेट। कहता है कि पीस वर्क रेट कैसे लगेगा? एट 20% टू बेसिक पीस रेट। बेसिक पीस रेट का मतलब होता है पीस रेट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। बेसिक पीस रेट का मतलब बेसिक पीस रेट calculated on the basis of time rate। टाइम रेट के बेसिस पे जब आप पीस रेट बनाते हो तो उसी को कहते हैं हम बेसिक पीस रेट, और उस पर 20% कह रहा है कि और जोड़ दीजिए, वो पीस रेट होगा। तो कैसे हम निकालेंगे पीस रेट? टाइम रेट से क्या पीस रेट निकल सकता है? यहाँ निकल जाएगा। देखिए टाइम रेट 160 रुपए घंटा है और बेसिक टाइम अलाउड फॉर 15 आर्टिकल्स कितना है? 5 घंटे। देखिए टाइम अलाउड फॉर 15 आर्टिकल, 15 आर्टिकल इज 5 आवर्स। पेमेंट फॉर 15 आर्टिकल टाइम बेसिस पे ही बनाओ, कितना होगा? 1 घंटे की पेमेंट कितनी देते हैं? 160 रुपए। तो 5 घंटे की पेमेंट 5 इंटू 160 होगा कि नहीं ऐसा? और पेमेंट फॉर 1 आर्टिकल तब कितना हो जाएगा? पेमेंट फॉर 1 आर्टिकल 5 इंटू 160 डिवाइडेड बाई 15। ये तो हमने क्या किया है, एक यूनिट का रेट टाइम बेसिस पे निकाल दिया। ठीक है, कि हमको 15 आर्टिकल बनाने का 5 घंटा मिलता है, तो 15 आर्टिकल के लिए कितना पैसा मिलना चाहिए टाइम बेसिस के हिसाब से। 1 घंटे की पेमेंट 160 रुपए है, तो 5 घंटे की पेमेंट 5 इंटू 160, और 1 आर्टिकल की तब पेमेंट कितनी मिलनी चाहिए? 5 इंटू 160 डिवाइडेड बाई 15। लेकिन कहता है पीस रेट कितना लगेगा? एक 20% और बढ़ा के दिया जाएगा, जो टाइम बेसिस पे कंप्यूटेशन है। कहता है एट 20% टू बेसिक पीस रेट। ये जो अभी निकला है दिस इज बेसिक पीस रेट, इस पे 20% और बढ़ा दीजिए तो एक्चुअल पीस रेट निकल जाएगा। कंपनी ने पीस रेट प्लान किया है 5 इंटू 160 अपॉन 15 का 120%। आगे देखते हैं क्वेश्चन। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग आवर्स वर्कड वीकली अर्निंग। देखिए आपको स्टेटमेंट बनाना है जिसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आवर्स वर्कड बताना है, वीकली अर्निंग बतानी है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल फॉर 1 ऑपरेटर अंडर द फॉलोइंग सिस्टम। इन नीचे दिए गए 4 सिस्टम में एक ऑपरेटर के आवर्स वर्क कितने हैं, एक ऑपरेटर की वीकली अर्निंग कितनी है, एक ऑपरेटर ने कितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किए हैं, और लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल कितनी आ रही है, ये सब कुछ निकालना है चारों सिस्टम में। हर सिस्टम में आपको 4 चीजें निकालनी है, यानी कुल मिला के यहाँ पे 16 कैलकुलेशन है। एग्जिस्टिंग टाइम रेट के तहत आपको बताना है कि आवर्स वर्क कितना होगा, वीकली अर्निंग। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में एज इट इज दी हुई है, बस कॉपी कर देना है। एग्जिस्टिंग टाइम रेट जो अभी सिस्टम चल रहा है उसमें आवर्स वर्क कितने हैं लेबर के? 49 आवर्स, पता ही है क्वेश्चन कह ही रहा है। वीकली अर्निंग निकालना भी बड़ा आसान है। 40 घंटे का तो पेमेंट किया गया 160 रुपए के हिसाब से, और 9 घंटे की पेमेंट की गई है 225 रुपए के हिसाब से। फिर वीकली अर्निंग के बाद नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, अभी फिलहाल कितने आर्टिकल बनते हैं इंसेंटिव सिस्टम के पहले? 120 यूनिट्स। एक यूनिट की कीमत कितनी होगी? वेस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट कर देंगे, पता चल जाएगा। वैसे ही आपको स्टेट पीस वर्क में भी करना है, रोवन सिस्टम में भी करना है, और हेल्थ से प्रीमियम सिस्टम में भी करना है।
Assume that 135 articles are produced in a 40-hour week under state piecework, Rowan system and Halsey premium system. ये मान लीजिए कि 135 आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए हैं 40 घंटे के एक हफ्ते में. 135 आर्टिकल अब बनने लग गया ये सिर्फ 40 घंटे में, और पहले क्या होता था 49 घंटे में 120 यूनिट बनती थी. तो बाकी जो 3 सिस्टम है स्टेट पीसवर्क या रोवन या हेल्से, इन सभी में 40 घंटे में बन रहे हैं अब 135 यूनिट. एंड वर्कर अर्न्स हाफ द टाइम सेव्ड अंडर हेल्से प्रीमियम सिस्टम. और वर्कर की अर्निंग कैसे होती है, हाफ द टाइम सेव्ड भी होती है. मतलब हेल्से का कौन सा प्लान लगना है यहाँ पे, 50% वाला प्लान, ये कहना चाहता है. तो वर्कर अर्न्स हाफ द टाइम सेव्ड अंडर हेल्से प्रीमियम सिस्टम. कॉलमनर फॉर्म में बनाएंगे, एक साथ चारों कैलकुलेशन करेंगे हम लोग. hours worked, वीकली अर्निंग. देखिए कैलकुलेशन वीकली अर्निंग में ही करना है और किसी में कुछ करना नहीं है. आवर्स वर्कड हमको पता ही है किसमें कितने हैं. वीकली अर्निंग की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इस कॉलम को थोड़ा सा चौड़ा रखिएगा. फिर उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, ये भी तो सीधे सीधे कॉपी करना है. तो नंबर ऑफ आर्टिकल के कॉलम को भी पतला सा रखिएगा बस. और उसके बाद क्या है, लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल. लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल में बस एक ही कैलकुलेशन है कि जो भी वीकली अर्निंग आएगी उसको नंबर ऑफ आर्टिकल से हम डिवाइड कर देंगे. सबसे पहला सिस्टम है एग्जिस्टिंग टाइम रेट. एग्जिस्टिंग टाइम रेट अभी फिलहाल 49 घंटे काम होते हैं. वीकली अर्निंग 40 घंटे की है 160 रुपये और 9 घंटे की है 225 रुपया. नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड कितने अभी 120, और लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल अगर निकालनी हो तो 8425 डिवाइडेड बाई 120 कर देंगे, 70.21. दूसरा सिस्टम है स्ट्रेट पीस वर्क. कितने घंटे काम हो रहे हैं 40 आवर्स. वीकली अर्निंग कितनी, वीकली अर्निंग अब तो पेमेंट कितना कर रहे हैं हम इनको 64 रुपये यूनिट के हिसाब से. और कितनी यूनिट तैयार होती हैं 135 यूनिट ना, तो 135 यूनिट का पेमेंट करेंगे 64 रुपए के हिसाब से. 8640 135 यूनिट और 64 रुपए यूनिट रेट. नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बन रहे हैं अब 135, और लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल कितनी है 64. रोवन सिस्टम. रोवन सिस्टम के तहत काम कितने होंगे 40 घंटे काम होंगे. रोवन सिस्टम क्या कहता है, टाइम टेकन इनटू
time rate plus time saved upon time allowed into time taken into time rate. Time taken is 40 घंटे इंटू टाइम रेट कितना 160 प्लस टाइम सेव निकालना है, और टाइम सेव निकालने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए टाइम अलाउड कितना है. ये टाइम अलाउड की कैलकुलेशन करते हैं. पंद्रह आर्टिकल के लिए 5 घंटे दिए जाते हैं. 15 आर्टिकल के लिए 5 घंटे, तो 135 आर्टिकल के लिए कितने घंटे, ये टाइम अलाउड. देखिए लिखिए, टाइम अलाउड की कैलकुलेशन करना. फॉर 15 आर्टिकल 5 आवर, तो फॉर 1 आर्टिकल 5 डिवाइडेड बाई 15 आवर. फॉर 135 आर्टिकल 5 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 135 आवर. और टाइम टेकन कितना है 40 घंटे, तो टाइम सेव्ड कितना, टाइम सेव्ड इज इक्वल टू 45 आवर माइनस 40 आवर इज इक्वल टू 5 आवर. हाँ, तो बोनस 50% टू टाइम किस में मिलता है, 50% टू टाइम हेल्सी वाले प्लान के लिए है. चलिए, अब टाइम सेव्ड कितना 5 आवर अपॉन टाइम अलाउड 45 इंटू टाइम टेकन 40 इंटू टाइम रेट. कितना हो गया 7,711. नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड कितना 135, डिवाइड कर दीजिए 7,111 डिवाइडेड बाई 135, 53, 52.67, 52.67. हेल्थी सिस्टम में बात कीजिए, आवर्स वक्त कितना 40 घंटे. वीकली अर्निंग टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट. टाइम टेकन इज 40 इंटू टाइम रेट 160 प्लस 50% इंटू टाइम सेव्ड 5 इंटू टाइम रेट 160. एक 135 आर्टिकल और 6800 डिवाइडेड बाई 135 आर्टिकल अगर हो जाए कितना 50.37.
Okay, now look at question number 16. Question 16 देख रहे हैं. From the following information calculate labor turnover rate and labor flux rate. आपको कैलकुलेट करना है लेबर टर्नओवर रेट और लेबर फ्लक्स रेट. नंबर ऑफ वर्कर्स एज ऑन 1/1/2000 7600. नंबर ऑफ वर्कर्स एज ऑन 31/12/2000 8400. ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स मिल गए आपको, क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स, और लेबर टर्नओवर रेट आपको निकालना है, लेबर फ्लक्स रेट निकालना है. इनफैक्ट लेबर फ्लक्स रेट भी क्या है, इज अ मेथड ऑफ लेबर टर्नओवर कैलकुलेशन. ठीक है, तो ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स 7600, क्लोजिंग नंबर 8400, तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द ईयर 8000. ड्यूरिंग द ईयर 80 वर्कर्स लेफ्ट एंड 320 वर्कर्स वर डिस्चार्ज्ड. 80 वर्कर्स छोड़ दिए, 320 वर्कर्स को आपने डिस्चार्ज कर दिया. नंबर ऑफ सेपरेशन कितना है, 400. 1500 वर्कर्स वर रिक्रूटेड ड्यूरिंग द ईयर. 1500 वर्कर्स वर रिक्रूटेड ड्यूरिंग द ईयर. ऑफ दीज 300 वर्कर्स वर रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ एग्जिट. 1500 वर्कर्स को लाया गया, जिसमें से 300 वर्कर्स को लाया गया क्योंकि पुराने एग्जिट हुए थे. एंड द रेस्ट वर रिक्रूटेड इन अकॉर्डेंस विद एक्सपेंशन प्लान. और बाकी सब वर्कर्स को इसलिए लाया गया क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन कर रही है. आपको बताना है कि नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितने, यहाँ पे 300. नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट्स कितने, नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट्स 1200. नंबर ऑफ एसेशन 1500. ठीक है, जितने वर्कर्स टोटल आते हैं उन्हें कहा जाता है नंबर ऑफ एसेशन. चलिए हम लोग इस कैलकुलेशन को कर लेते हैं. सेपरेशन मेथड में लेबर टर्नओवर क्या होता है, नंबर ऑफ सेपरेशन अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन रोल ड्यूरिंग द ईयर. नंबर ऑफ सेपरेशन कितने हैं, 400, अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन रोल ड्यूरिंग द ईयर. एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन रोल इज इक्वल टू 7600 प्लस 8400 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8000. कितना, 5%. सेपरेशन मेथड की बात कर दीजिए, रिप्लेसमेंट मेथड. रिप्लेसमेंट मेथड में लेबर टर्नओवर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स replaced upon average number of workers on roll during the year. नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड कितने हैं, रिप्लेस्ड का मतलब पुराने की जगह पे जितने नए आते हैं, और पुराने की जगह पे कितने नए आ रहे हैं, 300. 300 अपॉन 8000, 3.75%.
इसे न्यू रिक्रूटमेंट मेथड कर दे रहे हैं। लेबर टर्नओवर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट्स upon average number of workers on roll during the year. Number of new recruitments 1200. Average number of workers on roll during the year is 8000. 15%. और आपको निकालना है लेबर फ्लक्स रेट भी। लेबर फ्लक्स रेट में दो तरीके होते हैं लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करने के। लेबर टर्नओवर पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ सेपरेशन अपॉन नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट अपॉन average number of workers on roll during the year. Number of separation कितनी है 400 और number of replacement कितनी है 300 divided by average number of workers on roll 8000 8.75%। इसका दूसरा तरीका भी है number of separation plus number of accession upon average number of workers on roll during the year। number of separation तो 400 है, नंबर ऑफ एसेशन कितना है 1500 डिवाइडेड बाई 8000 23.75। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन 17, द मैनेजमेंट ऑफ सनशाइन लिमिटेड वांट्स टू हैव एन आइडिया ऑफ द प्रॉफिट लॉस्ट ऑफ फॉरगॉन एज अ रिजल्ट ऑफ लेबर टर्नओवर लास्ट ईयर। सनशाइन लिमिटेड की मैनेजमेंट ये जानना चाहती है कि लेबर टर्नओवर की वजह से लास्ट ईयर उनका कितना प्रॉफिट लॉस्ट ऑफ फॉरगॉन हो गया। बताइए, लेबर टर्नओवर जब होता है तो प्रॉफिट का नुकसान होता है, उसके पीछे कारण क्या क्या होती है कि अगर नए लेबर्स आते हैं तो नए लेबर्स के रिक्रूटमेंट में खर्चा लगता है, नए लेबर्स आते हैं तो उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, वहाँ खर्चा लगता है। नए लेबर्स हमारे रॉ मटेरियल से ज़्यादा एक्वेंटेड नहीं होते हैं, उनको वो रॉ मटेरियल हैंडल करने में परेशानी होती है, तो वो रॉ मटेरियल को ठीक से प्रोसेस न कर पाने की वजह से रॉ मटेरियल को भी नुकसान पहुँचाते हैं। साथ ही साथ वो जल्दी काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको वो हैबिट नहीं है अभी तक, तो इसलिए वो टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। और इन सब के अलावा जब मेरा लेबर एकाएक हमें छोड़ के चला जाता है तो कुछ दिन लगते हैं रिक्रूट करने में, और उतने दिन तक मेरा काम हैम्पर्ड रहता है, मेरी प्रोडक्शन रुकी हुई होती है,
जिस वजह से हमारी सेल भी रिड्यूस हो जाती है और मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है। तो प्रॉफिट कम होने के पीछे लेबर टर्नओवर अगर कारण होता है तो क्या क्या रीजंस होते हैं जिससे मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है? एक तो मेरी सेल रिड्यूस हो जाती है बिकॉज ऑफ लोअर प्रोडक्शन, मेरा लेबर छोड़ के चला गया, मेरी प्रोडक्शन एक बार के लिए तो रुक गई है, इसलिए मेरा रिड्यूस सेल हो जाता है, तो प्रॉफिट चला जाता है मेरा। दूसरा, उस नए लेबर को हायर करने में जितना खर्चा लगता है वो भी मेरा प्रॉफिट का लॉस है। उस नए लेबर को ट्रेनिंग देने में और वापस से वैसा बनाने में जैसे मेरे पुराने लेबर्स थे, इन सब में जितना भी खर्चा लग रहा है वो सब मेरा प्रॉफिट लॉस्ट है। आपको यही बताना है इस क्वेश्चन में कि मैनेजमेंट ऑफ सनशाइन लिमिटेड ये जानना चाहती है कि लेबर टर्नओवर की वजह से हमें पिछले साल कितने रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको क्या क्या दे रही है, देखिए लास्ट ईयर सेल्स अकाउंटेड टू 66 लाख एंड द पीवी रेशियो वाज 20%। लास्ट ईयर की सेल थी 66 लाख और पीवी रेशियो इनका था 20% का। पहले आपको पीवी रेशियो क्या होता है बता देते हैं, देखिए पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, दिस इज पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन क्या चीज होती है देख लीजिए, सेल में से अगर आप सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट घटाते हो तो इसे कहा जाता है कंट्रीब्यूशन, और जब आप इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट भी घटा देते हो तो अब इसे कहा जाता है प्रॉफिट। अगर आप सेल में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट घटाते हो देन इट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन, और उसमें से जब हम फिक्स्ड कॉस्ट भी हटा देते हैं तो उसे कहा जाता है प्रॉफिट। कंपनी बता रही है कि मेरा पीवी रेशियो कितना है 20%। पीवी रेशियो 20% का मतलब वो ये बताना चाहती है कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल मेरा कितना है 20% का। 66 लाख रुपए की सेल में वो कितना कंट्रीब्यूशन बना ली होगी कंपनी, 20% कंट्रीब्यूशन। जब भी सेल का नुकसान होता है, अगर मेरा सेल कम हो जाता है तो बताइए हमें नुकसान किस बात का है, प्रॉफिट का। अगर मेरी सेल कम हो जाएगी तो मेरे पास नुकसान क्या है? अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि बताइए पिछले साल मेरी टर्नओवर थोड़ी सी कम हो गई लेबर टर्नओवर की वजह से, लेबर टर्नओवर की वजह से मेरी जो सेल वाली टर्नओवर है वो टर्नओवर रिड्यूस हो गई, तो हमें किस बात का नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट का। अगर हम मान लीजिए 1 लाख पे 10,000 रुपए कमाते हैं लेकिन 1.5 लाख पे 15,000 रुपए कमाते हैं और मेरी सेल 1.5 लाख की बजाय 1 लाख रुपए हो गई, तो कितना प्रॉफिट का नुकसान हुआ, 5,000 रुपए का। ठीक है, कंपनी आपको बता रही है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, लेकिन हमारा जो सेल पे नुकसान होता है वो नुकसान पता है कंट्रीब्यूशन का नहीं, वो नुकसान तो कौन सा होता है, प्रॉफिट का। लेकिन जितना प्रॉफिट में नुकसान होता है हमेशा कंट्रीब्यूशन में भी उतना ही नुकसान होता है। मतलब अगर डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन देखा जाए या फिर डिफरेंस इन प्रॉफिट देखा जाए तो वो हमेशा बराबर होगा। चलिए इस बात को चेक कर लेते हैं हम लोग कि जब मेरी सेल रिड्यूस होती है तो हमें लॉस कितने का होता है। एक एग्जांपल से चलते हैं, मान लीजिए मेरी सेल ओरिजिनली कितनी थी, 1 लाख रुपए की। ठीक है, कंट्रीब्यूशन अगर 20% है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल 20% है, पीवी रेशियो इज 20%, तो इसका मतलब वेरिएबल खर्चे कितने होते होंगे सेल के, 80%। अगर वेरिएबल खर्चा 80% होगा तो ही मेरे पास 20% सेल पे कंट्रीब्यूशन बचेगा। 80% खर्चा घटा तो वेरिएबल वाला 80,000 कितना आया, 20,000। फिक्स्ड कॉस्ट आपको जो मन करे वो बोल दीजिए, जो कहिएगा वो रख देंगे। बताइए क्या रख लें फिक्स्ड कॉस्ट, 10,000 रखवाओगे, चलो। प्रॉफिट कितना, 10,000 रुपए। सेल मेरी अब थोड़ी सी कम हो जाती है, मान लो मेरी सेल अब हो जाती है 96,000 रुपया। अब वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, अगेन 80%। वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट के हिसाब से लगती जा रही है मेरी, हाँ 76,800। कंट्रीब्यूशन कितना, 19,200। 10,000 रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट गया तो कितना बचा, 9,200। ये बताइए सेल रिड्यूस होने से हमें प्रॉफिट में कितना नुकसान हुआ, लॉस ऑफ प्रॉफिट बताइए। लॉस ऑफ प्रॉफिट 800, लॉस ऑफ प्रॉफिट इज 800। पहले प्रॉफिट मेरा आता था 10,000 रुपया और अब प्रॉफिट कितना आ रहा है, 9200 रुपया।
मान लीजिए इस साल लेबर टर्नओवर हो गया, पिछले अगर लेबर टर्नओवर नहीं होता तो हम 1 लाख रुपए का माल बेचते, लेबर टर्नओवर हो जाने की वजह से हमने सिर्फ 96,000 रुपए का माल बेचा। तो बताइए लेबर टर्नओवर हो जाने की वजह से हमें कितना नुकसान हो गया? हम कहेंगे 800 रुपए का नुकसान हो गया। हम 10,000 रुपए कमा सकते थे लेकिन कितना कमा पाए? सिर्फ 9200 रुपया। लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन भी जा देखिए कितना है, 20,000 रुपए कंट्रीब्यूशन बना सकते थे, कितना बना पाए हो? 19,200, यानी कि लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन भी कितना है? 800 रुपया। बेसिकली अगर मेरी सेल रिड्यूस हो रही है तो हमें नुकसान तो प्रॉफिट का हो रहा है, लेकिन जितना प्रॉफिट में नुकसान होता है कंट्रीब्यूशन का नुकसान भी उतना ही बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर हम कंट्रीब्यूशन आपको बता देते हैं कंट्रीब्यूशन इज 20%, तो जितनी सेल रिड्यूस हो रही है उसका कंट्रीब्यूशन जितना परसेंटेज होता है वही आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है। लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? रिड्यूस्ड सेल इनटू पीवी रेशियो, यही तो लॉस होता है हमको, लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि जितना कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज लॉस होता है उतना ही आपका प्रॉफिट परसेंटेज लॉस होता है। मेरी सेल कितनी रिड्यूस की गई है? यहां से 4,000 से, और पीवी रेशियो कितना है? 20%। देखिए 800 रुपए का नुकसान होगा। अगर मेरी सेल 4,000 रुपए से कम हो जाए तो बताइए कंट्रीब्यूशन कितने से कम हो जाएगी? 4,000 का 20%। हमें हर 1 रुपए की सेल पे कंट्रीब्यूशन कितना आता है? 20%। अगर 4,000 से मेरी सेल रिड्यूस हो जाएगी तो कितना कंट्रीब्यूशन का नुकसान होगा? 800 रुपए का। और जितना कंट्रीब्यूशन का नुकसान होता है उतना ही प्रॉफिट का नुकसान होता है कि नहीं? उतना ही प्रॉफिट का नुकसान होता है। ठीक है, हमारी हर 1 रुपए की सेल पे कंट्रीब्यूशन कितना है? 20%। 1 रुपए की सेल कम होगी, 20 पैसे का कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। 4,000 की सेल कम होगी, कंट्रीब्यूशन कितने का कम हो जाएगा? 800 रुपए का। अगर मेरा 800 रुपए का कंट्रीब्यूशन कम होगा तो सिर्फ कंट्रीब्यूशन ही 800 का कम नहीं होगा, प्रॉफिट भी कितनी की कम होगी? 800 रुपया। वो इसलिए क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट होता है, जितना कंट्रीब्यूशन कम होगा उतनी प्रॉफिट कम हो जाएगी, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो बदलने वाला है नहीं, जितना पहले लगता था वही आज भी लगेगा। ठीक है ये बात। तो आपको यहां पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेरी सेल थी 66 लाख रुपए और पीवी रेशियो था 20%। अब ये समझ लीजिए कि जितना सेल में नुकसान हुआ है उस पर पीवी रेशियो अगर हम अप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सेल कम हो जाने की वजह से प्रॉफिट का नुकसान कितना, पता चल जाएगा। Last year's sales amounted to 66 lakh and the PV ratio was 20%. The total number of actual hours worked by the direct labor force was 3.45 lakh. The total number of actual hours worked by the direct labor force was 3.45 lakh. As a result of the delays by the personnel department in filling vacancies due to labor turnover, कहता है टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स जो लास्ट ईयर काम हुए हैं वो 3.45 लाख आवर्स काम हुए हैं। लास्ट ईयर की सेल 66 लाख रुपए थी। बताइए ये सेल 66 लाख रुपए की जो है कुछ ज्यादा होनी चाहिए थी कि नहीं? ये तो लेबर टर्नओवर हो गया जिसकी वजह से लास्ट ईयर सेल कितनी हुई है? 66 लाख। ये सेल और अधिक हो सकती थी। लास्ट ईयर जो लेबर काम किए हैं कितने घंटे काम किए हैं? 3.45 लाख। बताइए अगर लेबर टर्नओवर ना होता तो ये घंटे और ज्यादा होते कि नहीं? और ज्यादा होते, लेबर ज्यादा काम किए होते। As a result of delays by the personnel department in filling vacancies due to labor turnover, 75,000 potentially productive hours were lost. कह रहा है लेबर टर्नओवर सही समय पे ना फिलअप करने की वजह से, मतलब लेबर जब छोड़ के गए तुरंत वो फिलअप ना हो पाने की वजह से 75,000 घंटे जो काम हो सकते थे वो नहीं हुए। काम कितने घंटे हुए? 3.45 लाख आवर्स। और अगर सही समय पे वर्कर्स की रिक्रूटमेंट कर ली जाती तो 75,000 घंटे जो लॉस हो गए वो लॉस ना हुए होते, इतना काम और होता। The actual direct labor hours included 30,000 hours attributable to training new recruits. कहता है ये जो एक्चुअल लेबर आवर्स दिख रहे हैं 3.45 लाख आवर्स के, उसके अंदर 30,000 घंटे ट्रेनिंग ऑफ न्यू रिक्रूट्स भी हैं। 3,45,000 घंटे जो एक्चुअल काम हुए हैं बता रहा है, उसके अंदर कह रहा है 30,000 घंटे तो ट्रेनिंग वाले घंटे हैं। बताइए ट्रेनिंग वाले घंटों को भी क्यों एक्चुअल आवर्स वर्क में इंक्लूड कर दिया गया है? क्योंकि पता है लेबर को ट्रेनिंग आपकी तरह नहीं दी जाती कि आओ क्लासरूम में बैठो बताते हैं तुमको कैसे ट्रेनिंग होती है, कैसे प्रोडक्शन होता है। उनको मशीन पे खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है चलो प्रोडक्शन करो, करते करते सीख जाओगे, ये ट्रेनिंग होती है। तो जिस दौरान लेबर को ट्रेनिंग मिल रही है उस दौरान भी काम हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। लेकिन बताइए काम क्या उसी स्पीड से होता होगा जिस स्पीड से होना चाहिए? नहीं। अगर वर्कर की ट्रेनिंग में 30,000 घंटे लग रहे हैं तो पक्का है प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन 30,000 घंटों के बराबर का प्रोडक्शन हो रहा है ये जरूरी नहीं है।
हो सकता है उस 30,000 घंटे में 20,000 घंटों की प्रोडक्शन हुई हो, या फिर हो सकता है 10,000 घंटों की प्रोडक्शन हुई हो, 5,000 घंटों की प्रोडक्शन हुई हो। प्रोडक्शन हुई है लेकिन उतने घंटे के बराबर नहीं हुई है जितने घंटे ट्रेनिंग हुई है। कहता है एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स इंक्लूडेड 30,000 आवर्स एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट्स, आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द आवर्स वर अनप्रोडक्टिव। कहता है 30,000 घंटे ट्रेनिंग ऑफ न्यू रिक्रूट्स में लगे हैं, जिसमें से आधे घंटे मतलब कि 50% ऑफ द आवर्स वर अनप्रोडक्टिव। यानी 30,000 घंटों में कितने घंटे की प्रोडक्शन के बराबर काम हुआ है? सिर्फ 15,000 घंटे। ठीक है, तो 30,000 में से 15,000 घंटे प्रोडक्टिव आवर्स थे और 15,000 घंटे अनप्रोडक्टिव आवर्स थे। तो अब ये बताइए 3,45,000 घंटों में से कितने घंटे काम वाले थे? 3,45,000 में से 15,000 घंटे हटा दीजिए जो अनप्रोडक्टिव थे। 3,45,000 के अंदर 30,000 घंटे ट्रेनिंग वाले हैं, और वो 30,000 घंटे जो ट्रेनिंग वाले हैं उसमें से भी 15,000 घंटे काम के तो है नहीं। तो इसलिए अब हम कहेंगे 3,30,000 घंटे पिछले साल काम हुए थे। द कॉस्ट इंकर्ड कंसिक्वेंट ऑन लेबर टर्नओवर रिवील्ड ऑन एनालिसिस द फॉलोइंग। कहता है और क्या क्या खर्चे लेबर टर्नओवर के बाद लगे वो भी हम आपको बता देते हैं। तो पता है लेबर टर्नओवर होने की वजह से एक तो आपका प्रॉफिट का नुकसान हुआ क्योंकि आपकी प्रोडक्शन कम हो गई तो सेल कम हो गया, और साथ ही नए लेबर पे और क्या क्या खर्चे लगे हैं वो सब बता रहा है। कहता है सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लिविंग 27,420। क्या होता है सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लिविंग? एक वर्कर काम कर रहा था, आज आधा माल बन चुका था, आधा तैयार हो चुका था, WIP में सारी चीजें थी, और तब तक में वर्कर को छोड़ के मेरी फैक्ट्री से चले जाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, उस WIP को फिनिश गुड्स बनाना है, तो ऐसे केस में नॉर्मली क्या किया जाता है, इंडस्ट्री अपने उसी WIP को आउटसोर्स कर देती है और किसी दूसरी कंपनी से बनवा के कंप्लीट करा लेती है। तो बहुत सारे काम जो बीच में अधूरे रुक जाते हैं, उन काम को वाइंड अप करने के लिए, पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए जो कॉस्ट लगती है दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट कॉस्ट। सेटलमेंट कॉस्ट का मतलब अगर काम चलता हुआ काम छोड़ के वर्कर चला जाए तो उस काम पे कितने और खर्चे लगेंगे ताकि उस काम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाए। तो निश्चित है वर्कर अगर मेरा चलते काम में छोड़ के चला जाता है तो सेटलमेंट कॉस्ट भी लगती है। उसके बाद कहता है रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट। रिक्रूटमेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इनिशियल स्क्रीनिंग कॉस्ट। इनिशियल स्क्रीनिंग का मतलब होता है पहले तो इवैल्यूएट किया जाता है कि किन किन वर्कर से बात की जाएगी। मतलब कंपनी पहले तो टारगेट करती है ना कि अगर कंपनी मान लीजिए अपने फैक्ट्री में वर्कर लाना चाहती है तो किसी को भी ले आएगी क्या? नहीं। एक कंपनी अपने यहाँ फाइनेंस मैनेजर लाना चाहती है तो कहेगी आओ इंटरव्यू दो, सब कोई देखते हैं कौन कैसा है, इवैल्यूएट करेंगे? बिल्कुल नहीं। कंपनी पहले ही रिक्वायरमेंट दे देगी कि देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर उसे एक्सपीरियंस चाहिए तो बोलेगी हाँ 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो कंपनी की जो जो रिक्वायरमेंट होगी पहले तो वो फिर कंपनी क्या करती है, स्पेसिफाई कर देती है, और उसके बाद उसमें से स्क्रीन आउट करती है कि कितने कैंडिडेट को हमको इंटरव्यू के लिए कॉल करना है। तो इनिशियल जो स्क्रीनिंग वाला काम होता है उसे कहा जाता है रिक्रूटमेंट कॉस्ट। एंड फिर उसके बाद सिलेक्शन कॉस्ट लगती है। सिलेक्शन कॉस्ट का मतलब पर्सनली इंटरव्यू लेना सबके, ठीक है, और सिलेक्ट करना उनको। उसके बाद जैसे ही वर्कर आ जाते हैं उनके बाद उस पर कॉस्ट गिरती है, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग कॉस्ट। तो इतने सारे और खर्चे, ये सब पता है ये सारे खर्चे क्यों लगे हैं, बिकॉज ऑफ लेबर टर्नओवर। और इसके अलावा एक खर्चा और, दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। Assuming that the potential production lost due to labor turnover could have been sold at prevailing prices, ascertain the profit foregone or lost last year on account of labor turnover. कहता है कि assuming that the potential production lost due to labor turnover could have been sold at prevailing prices. कहता है जितने प्रोडक्शन आवर्स लॉस्ट हुए हैं उस पे भी वही रेवेन्यू आपको मिल सकती थी जो रेवेन्यू आपको मिली है। मतलब 3,30,000 घंटे में जो आपको सेल रेवेन्यू आई है, कहता है अगर जो घंटे लॉस हुए उस पे भी उसी रेट के हिसाब से रेवेन्यू आती अगर काम हुआ होता तो इस हिसाब से सोचते हुए बताइए कि कितने प्रॉफिट का नुकसान हुआ है और लॉस हुआ है आपको ऑन लास्ट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर। तो जितने नए खर्चे लगे हैं और जितना प्रॉफिट हम कम कमाए हैं उन सब को मिला के हम कहेंगे दिस इज लॉस ऑन अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर। पता है कंपनी लेबर टर्नओवर के लिए, लेबर टर्नओवर ना हो इसके लिए बहुत स्पेसिफिक क्राइटेरियाज रखती है। हर कंपनी का ऑब्जेक्ट होता है कि हमारे यहाँ लेबर टर्नओवर ना हो। पता है आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो और आप किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाते हो इंस्टीट्यूट में, जैसे कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम होता है, जब आप फ्रेश क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट उस कैंपस प्लेसमेंट में बैठते हो तो क्या किया जाता है, जितनी भी कंपनीज आती हैं उनके जो इंटरव्यूअर पैनल होते हैं, मान लीजिए एक कंपनी से इंटरव्यू लेने के लिए 6 लोग आते हैं,
तो उसमें से 5 या 4 तो साइकोलॉजिस्ट होंगे और 2 मेन इंटरव्यूअर होंगे। मतलब क्वेश्चन पूछने वाले सिर्फ 2 लोग हैं, 4 लोग सिर्फ साइकोलॉजिस्ट हैं। क्या देखने के लिए? मेंटली ठीक हो कि नहीं हो आप, सिर्फ आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन देखने के लिए। होता क्या है कि जब एक नया चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे ही सीए बनता है, तैयार होता है और उसे किसी भी इंटरव्यू के लिए कॉल होती है और जॉब की प्रोफाइल है मान लीजिए टैक्सेशन, और हमको तो शुरू से टैक्स में कभी भी कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद भी जब आपसे पूछा जाता है बताइए आपका कोर एरिया तो टैक्सेशन ही है ना, तो आप कहते हो हाँ हाँ शुरू से यही पसंदीदा सब्जेक्ट था मेरा। इसलिए क्योंकि अभी तो आपको क्या चाहिए, जॉब चाहिए। तो आपको पसंद ना पसंद आप कैसे डिसाइड करते हो, कहाँ काम मिलेगा, कहाँ ज्यादा अच्छा काम मिलेगा, कहाँ ज्यादा अच्छा पैसा मिलेगा, यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस समय। और हर फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ यही होता है। तो उस समय हम तो उसको क्या बताते हैं, हाँ हाँ हम तैयार हैं, बिल्कुल सही है, यही मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट भी है और यही एरिया हमको शुरू से पसंद था। फिर वो बताते हैं देखिए हम आपको वहां उस कोने वाले जंगल में पोस्ट करेंगे। तो भी आप कहते हो तो क्या हुआ, घर में जहां पे रहते थे वो भी क्या कोई जंगल से कम था? दिन भर कभी घर के बाहर निकले, अगर हम मेट्रो में भी चले जाएं, हम तो मुंबई के भी अगर हैं तो कभी मुंबई की हवा खाए थोड़ी ना है। दिन भर कोचिंग करते थे और घर में बैठ के पढ़ते थे, कभी पता ही नहीं चला शहर की लाइफ क्या होती है। ऐसा हो भी जाता है, ठीक है। दिन दिन भर क्लास करना बच्चों को कहाँ समय मिलता है। तो आप कहते हो कि वैसे भी मेरी जिंदगी क्या थी, ऐसी ही थी जैसे अगर हमको कहीं जंगल में रख दिया जाए या फिर शहर में रखा जाए, वैसे भी हमको अंतर समझ में नहीं आता, क्योंकि दिन भर काम करने की आदत है। पहले दिन भर पढ़ते थे, अब दिन भर काम करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में आप कहीं पे भी जाने के लिए तैयार हो, वो सारी चीजें अब आपको कौन जज कर रहा है, वो साइकोलॉजिस्ट बैठ के जज कर रहा है कि आप जितने सेंटेंसेस बोल रहे हो उसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि कभी कभी मेरे मन में क्या विचार चल रहा होता है, एक बार पहले इस जॉब को पकड़ते हैं, ठीक है, काम हम शुरू करते हैं और फिर उसके बाद मेरा कोई रिज्यूम फाड़ के फेक थोड़ी ना देंगे, जगह जगह जहां भी रिक्वायरमेंट आएगी वहां वहां पोस्ट करते रहेंगे इसको, और इंटरव्यू के लिए हर दिन फाइल उठा के चल भी देंगे, ठीक है। तो मन में जो चल रहा होता है वो साइकोलॉजिस्ट आपको रीड कर रहे हैं, वो चेक करना चाहते हैं क्या आप जॉब से सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो, कि बस ऊपरी मन से ये बात कह रहे हो। और इसीलिए इतने सारे साइकोलॉजिस्ट बैठाए जाते हैं। सीए के जो इंटरव्यूज होते हैं उनमें किसी भी इंटरव्यूअर का ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है कि आपको आंसर से जज करना है, आपसे 2-4 बातें इसलिए की जाती हैं ताकि आप मुंह खोलो, और जब आप मुंह खोलते हो तो अंदर जो मन में रहता है वो विचार भी साइकोलॉजिस्ट को दिखाई देते हैं। बस इसीलिए आपको बोलने को कहा जाता है। आप उस क्वेश्चन के सही जवाब दे रहे हो कि गलत जवाब दे रहे हो, इससे उनको मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर आप सीए क्वालिफाई कर लिए हो इसका मतलब आपको चीजें तो सारी आती है, ठीक है। उनका पर्पस आपको टेस्ट नहीं करना होता है नॉलेज ग्राउंड पे, उनका पर्पस सिर्फ आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन को देखना होता है। कभी कभी वो जॉब दे रहे होते हैं 6 लाख रुपए, आपके मन में है कि हम थोड़ी ना 6 लाख रुपए की जॉब को डिजर्व कर रहे हैं, मेरी जॉब तो कम से कम 20 लाख रुपए की होनी चाहिए। तो ऐसे में लेकिन अभी तो जब पहली जॉब मिल रही है तब तो हम क्या कहेंगे, अरे 4 दिन बाद देखेंगे दूसरी जॉब के लिए, पहले पहली तो मिले, स्टार्ट तो करे। तो ऐसे में आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन को वो रीड कर लेते हैं कि आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो, कि अगले दिन फिर फाइल लेके आप दूसरी जगह जाने वाले हो। ये सब कुछ देखने के लिए कंपनी क्या करती है, साइकोलॉजिस्ट बैठाती है। हर कंपनी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि उनके यहाँ लेबर टर्नओवर ना हो। आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह जिस कंपनी में जाते हो, पता है वो कंपनी 3 से 4 महीने, इनफैक्ट कभी कभी 6-6 महीने सिर्फ आपकी ट्रेनिंग पे लगा देती है। एंड इफ आई टॉक ऑफ बिग एफएमसीजी कंपनीज लाइक HUL, PNG, HUL एंड PNG जैसी कंपनी आज एक फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट को 17 लाख रुपए के आसपास देती है, ठीक है। एक फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट को 17 लाख पर एनम देती है और 15 महीने की उनकी ट्रेनिंग कराती है फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो 17 लाख रुपए की पेमेंट भी दे रही होती है पर एनम। उनकी 15 महीने की ट्रेनिंग होती है, उनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है आपको IIMs में भी, 3 महीने की उसकी ट्रेनिंग IIMs में भी होती है। उनके बाद अपनी फैक्ट्री के जितनी भी साइट्स होते हैं उन सब पे आपको ट्रेनिंग देते हैं। बताइए कंपनी इतनी सारी खर्चे करती है आपके ऊपर और साथ ही साथ आपको पैसा भी दे रही है, वो भी इतनी हाई पेमेंट। जब बताइए अगर आप 15 महीने के बाद उन कंपनी से निकल जाते हो तो फिर क्या होगा उस कंपनी का।